मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद अब तमाम सरकारी अफसर गांव-गांव जाकर लोगों की परेशानियों को सुनकर उनकी समस्याओं का हल करने में जुटे हुए हैं। इसी के तहत हरिद्वार डीओ प्रमोद चंद पांडे नारसन ब्लॉक के गांव थितकी में पहुंचे और लोगों की जन समस्याओं की जानकारी ली। इस बीच अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं हरिद्वार डीओ प्रमोद चंद पांडे ने लोगों की समस्याओं को जिलाधिकारी तक पहुंचाया और कुछ समस्याओं को मौके पर ही हल किया। ग्राम प्रधान कुलदीप सालार ने कहा कि कुछ दिन पहले ही हमारे गांव में जिलाधिकारी ने खुद आकर लोगों की समस्याएं सुनी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अतिक्रमण हुए तालाब को मुक्त कराया जाएगा, पर अब तक उस पर किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है। डीएम साहब का जनता दरबार हुआ है। तो सरकार की इच्छा है कि सरकार के हर अधिकारी जनता के पास पहुंचे और वहां उनकी समस्याएं सुने, उनका निस्तारण वहीं करें और उनकी जो समस्या निस्तारण नहीं हो पा रही वहां पर उनको लेकर जिला स्तर पर विभिन्न विभागों को भेजे। उसी क्रम में आज डीएम साहब के द्वारा नहीं, अधिकांश अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुछ अधिकारी हैं जो नहीं आए हुए, उनकी उपस्थिति जिलाधिकारी मदद भेजी जाती है तो हमको यहाँ उपस्थित रहे हैं। अन्य कार्यक्रमों की आदमी रहता है, यहाँ अधिकांश अधिकारी आए हुए, ऐसा नहीं। खबर हरिद्वार से है, जहां आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। 2022 में आम आदमी पार्टी से हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। इतना ही नहीं, नरेश शर्मा ने पार्टी में जाने को गलत बताया और साथ ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। चार लोगों को छोड़ 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा और मुझे वहां लगभग 3000 वोट मुझे मिले। यदि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता तो शायद मुझे बहुत अच्छे वोट वहां मिल जाते। और जितने भी 70 विधानसभाओं के उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए और सभी की लगभग कुछ लोगों को छोड़कर 2-4 लोगों को छोड़कर बाकी सबकी जमानत या पुलिस में महसूस होगी। घर में जाएंगे आपकी नाराजगी आम आदमी पार्टी से आप पार्टी का काम कल सिसोदिया जी आ रहे हैं, नहीं तो करना क्या है ऐसे लोगों से? नाराज ऐसे लोगों से मिलकर करना क्या है? करना क्या है? जो आदमी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, ऐसे लोगों से मिलकर करना क्या? सुनिए, मैंने क्या कहा, मैं 2 साल में आम आदमी पार्टी में रहा। मैंने कभी भाजपा के खिलाफ या किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। नहीं, मैंने कभी नहीं नाराजगी है कि हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है, यहाँ कोई बनने को तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ऐसी पार्टी मैं कोई बनने को तैयार नहीं, क्योंकि इनकी नीतियां खराब हो, तो इसलिए कोई 2022। तो आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विकास चौहान का। विकास, यहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं नरेश शर्मा, उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आखिर क्या वजह नाराजगी की सामने आई है, क्या वजह इस्तीफे की अचानक से? देखिए रिया, आज जिस तरह से नरेश शर्मा जो उपाध्यक्ष रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो आज प्रेस क्लब पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर अपनी घोषणा की कि वो आम आदमी पार्टी की सभी जो भी उनके पद हैं, जो सदस्य है, उससे इस्तीफा यहाँ पर देते हैं। जिसका कारण उन्होंने यहाँ पर बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया द्वारा जिस तरह से चुनाव से पहले जब अब एक लिस्ट जारी की गई थी कि जो अपराधी हैं उनको वो जेल के भीतर भेजेंगे, और वहीं उसके बाद अब वो खुद भ्रष्टाचार के चलते जेल जा रहे हैं और जिसके चलते कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो नीतियां थी वो बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही हैं। और वो खुद शराब के मामले में दोनों ही, वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही जेल में यहाँ पर जा रहे हैं, जिससे हाथ होकर उन्होंने यहाँ पर पार्टी को छोड़ने का मन बनाया है और अपनी 2 साल की जो जर्नी है उसको कहीं ना कहीं अपनी बड़ी गलती यहाँ पर माना है। उनका कहना है कि जिस तरह 2022 में उन्होंने विकास, एक तरफ यहाँ पर नरेश शर्मा ने आम आदमी पार्टी से तो इस्तीफा दिया ही, साथ ही इस्तीफा देते देते मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के गंभीर आरोप भी वो लगाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से उन्होंने दोनों ही बड़े नेताओं पर आरोप लगाए हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, साथ ही साथ बड़ा जो आरोप उनके ऊपर फिलहाल दिल्ली में केस चल रहा है उस पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस वजह से ही उनको पार्टी छोड़नी पड़ी और वहीं प्रदेश के जो हालात हैं, कोई भी पार्टी का बड़ा नेता जो अन्य नेता है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है, जिसके चलते उनको पार्टी छोड़नी पड़ रही है। वहीं एक दिन बाद अगर हम बात करें, कल जिस तरह से मनीष सिसोदिया का हरिद्वार दौरा है, उससे एक दिन पूर्व इस तरह से उपाध्यक्ष जो प्रदेश उपाध्यक्ष है उनका इस्तीफा कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा यहाँ पर लेकिन टाइमिंग को लेकर विकास, जो सवाल आपने टाइमिंग को लेकर उठाया कि अगर पार्टी ही छोड़नी थी, अचानक से मनीष सिसोदिया के हरिद्वार दौरे से एक दिन पहले आखिर क्यों? आखिर क्या संदेश देने की कोशिश? क्या लंबे समय से नाराज थे किसी बात को लेकर? देखिए, जिस तरह से उनसे बात जो हमारी बात हुई तो उनका बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा था कि काफी लंबे समय से ये जो उनकी जो खींचतान है पार्टी के अंदर वो शायद चल रही थी, जिसके चलते आज एन जो मनीष सिसोदिया का जो कार्यक्रम कल तय यहाँ पर है, जो हरिद्वार में यहाँ पर होना है, जिसमें मनीष सिसोदिया यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर होना है, उससे एन पहले इन्होंने जिस तरह से अपना इस्तीफा दिया है। तो उनका साफ कहना था कि वो एक मैसेज मनीष सिसोदिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो आम आदमी पार्टी है उसके हालात किस तरह के हैं, कि लोग उसके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। हालांकि आज जिस तरह से नरेश शर्मा अपने आप अभी फिलहाल अकेले दिखाई दिए और किसी भी पार्टी में जब उनसे बात की गई वो क्या वो भाजपा में पूरा दोबारा जाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे, तो उस पर उन्होंने यहाँ पर चुप्पी साध काफी समय बताया। क्योंकि विकास पहले भी नरेश शर्मा बीजेपी का ही हिस्सा थे, उसके बाद जिस तरह से 2022 में आम आदमी पार्टी वो ज्वाइन करते हैं, अब 2 साल का समय लगभग बीत गया है और आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए छोड़ दिया। क्या माना जाए? और अपने बयान में वो ये भी बोलते हुए सुनाई दी कि बीजेपी के खिलाफ मेरी कभी कोई नाराजगी नहीं रही, मैंने कभी कुछ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। संभावनाएं है कि वापस बीजेपी ज्वाइन करेंगे? जी बिल्कुल, संभावनाएं बिल्कुल ये कराई जा रही है कि जो उनके राजनीतिक गुरु हैं, जो हरिद्वार विधायक हैं मदन कौशिक, वो उनके राजनीतिक कह सकते हैं गुरु माने जाते रहे हैं। हालांकि उनके आप ये भी लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से नरेश शर्मा जो आम आदमी पार्टी में गए और उसके बाद हरिद्वार ग्रामीण से जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो कहीं ना कहीं एक अपने गुरु के कहने में, राजनीतिक गुरु के कहने पर ही उन्होंने सब किया। और ये भी माना जा रहा था कि वो चुनाव के एंड बाद वापिस भाजपा में आएंगे, लेकिन आज वो फिर से एक बार कहते हुए दिखाई दिए कि भाजपा में, हालांकि उन्होंने कोई भाजपा के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, लेकिन भाजपा में जाने का कोई सवाल नहीं उठता। बिल्कुल, यानी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि क्या रुख ये अपनाते हैं यहाँ पर नरेश शर्मा, क्या बीजेपी में जाते हैं, किसी और दल में शामिल होते हैं, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद विवाद के बाद अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मस्जिद को लेकर माहौल गर्म है। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे शहर में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल द्वारा बुलाई गई रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज की घटनाओं में 8 पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल हो गए। वहीं तनाव को देखते हुए डीएम ने BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। हालांकि उत्तरकाशी में स्थिति अब सामान्य है, वहीं यमुना घाटी में पूर्ण रूप से मार्केट बंद है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तरकाशी में अब BNSS की धारा 163 लागू हो गई है, यानी पूरी तरह से 4 या 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर डीएम किसी भी तरह का एक्शन यहां पर ले सकते हैं। वहीं तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यमुना घाटी के जो बाजार हैं वो पूरी तरह से बंद है। तो उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर उत्पन्न हुए तनाव के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए डीएम ने कमान अपने हाथों में लेते हुए BNSS यानी भारतीय नागरिक संहिता के तहत 163 की धारा लागू कर दी है। 4 या 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर यहां पर रोक लगाई गई है और डीएम एक्शन भी ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से फिलहाल माहौल जो है शांत है, स्थिर है, नियंत्रण में है। ये बीते दिन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठन द्वारा महारैली निकाली गई थी। रैली के दौरान पथराव हो जाता है और उसके बाद स्थिति जो है काबू से बाहर हो जाती है। पुलिस प्रशासन और इन प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती है।
माहौल इतना गर्म हो जाता है कि बात हाथ से निकल जाती है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठन एकजुट हो गए थे और मस्जिद गिराने की मांग कर रहे थे। वहीं अब उत्तरकाशी से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई है। उत्तरकाशी जिले में मस्जिद को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्म है। हालांकि अब जो है स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता उपेंद्र असवाल का। उपेंद्र, अगर बात करें पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद विवाद सामने आया था, अब उत्तरकाशी में भी मस्जिद विवाद सामने आया है। अभी अगर स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति? जी रिया, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में जो अवैध जो मस्जिद का जो मामला में सामने आया, कल हिंदू जागृति संगठन के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एक शांतिपूर्वक जुलूस प्रदर्शन किया था, जिसमें कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ इस तरह जो लोग थे, जो बाहरी मुल्क के जो लोग हैं, उनके द्वारा इनके ऊपर पथराव किए गए, जिसमें से कि 7 से 8 पुलिस वाले, 15 से 20 लोग जो सनातन धर्म के जो लोग हैं उनको भी चोटें आई है। फिलहाल कल रात को यहाँ पर जो जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिश्ती जो है, उनके माध्यम से यहाँ पर धारा 163 लागू कर दी गई थी, जिससे कि अभी यहाँ पर जो व्यवस्था है शांतिपूर्वक बनी हुई है। जी उपेंद्र, कब तक धारा 163 लागू रहेगी? और क्योंकि आज उत्तरकाशी की तस्वीरें हमने आज की भी देखी, जब जो यमुना घाटी के जो बाजार है, जो मुख्य बाजार है, वो पूरी तरह से बंद है। कब तक ऐसी स्थिति बहाल रहेगी? जी मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी की जो यमुना घाटी के जो बाजार है, वो लगभग आज चाहे छोटे प्रस्थान हो चाहे बड़े दुकानदार हो, सभी आज लगभग बंद रहे और शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने यहाँ पर बोर्ड में प्रदर्शन किया है, जो कि अभी शांति यहाँ पर बनी हुई है। जिलाधिकारी जी का कहना है कि अभी जब तक अभी जो सुरक्षा है वो नियंत्रण में है और जल्दी यहाँ पर जो धारा 163 लागू की गई है उसको भी तुरंत हटा दिया जाएगा। जी उपेंद्र, क्योंकि कल जिस तरह से हिंदू संगठन द्वारा महारैली निकाली गई थी, पथराव होता है, उसके बाद झड़प हो जाती है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच। हालांकि अब जिस तरह से आपने बताया स्थिति नियंत्रण में है। उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां छात्र संघ चुनाव न कराए जाने को लेकर कर्णप्रयाग महाविद्यालय में छात्र नेताओं ने महाविद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया। मुख्य गेट पर छात्र छात्राएं बैठे धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही मुख्य गेट पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। छात्र नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार छात्र राजनीति को खत्म करना चाहती है। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस मौजूद है। तो तस्वीरें आप कर्णप्रयाग से देख सकते हैं, जहां छात्र संघ चुनाव में देरी होने और ना कराए जाने को लेकर जो छात्र नेता हैं, जो छात्र हैं, वो अब सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। छात्र संघ चुनाव ना कराए जाने को लेकर कर्णप्रयाग महाविद्यालय में छात्र नेताओं ने महाविद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया और मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्र नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार छात्र राजनीति को खत्म करना चाहती है। हालांकि मौके पर पुलिस मौजूद है। तो खबर कर्णप्रयाग से है, जहां छात्र संघ चुनाव ना कराए जाने को लेकर कर्णप्रयाग महाविद्यालय में छात्र नेताओं ने महाविद्यालय के गेट पर ताला लटका दिया। मुख्य गेट पर छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्र नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार छात्र राजनीति को खत्म करना चाहती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता दीपक शाह का। दीपक, अगर बात करें जिस तरह से उत्तराखंड में छात्र नेता जो है वो सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, मोर्चा खोल दिया है और छात्र संघ चुनाव में जो देरी हो रही है, जिस वजह से नहीं कराए जा रहे, उसको लेकर अब उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? जिस प्रकार से अब सभी महाविद्यालयों में 23 अप्रैल से जो नए सत्र का शैक्षिक कैलेंडर था वो जारी हो चुका था। ऐसे में जो लिंग दो समिति थी उसके अनुसार यहाँ पर 30 सितंबर तक सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने थे, लेकिन सरकार द्वारा जो देहरादून निवासी एक व्यक्ति द्वारा कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें कि सरकार द्वारा जवाब दिया कि इस महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने में सरकार असमर्थता जता रही है।
ऐसे में जिस प्रकार से कल ही हाईकोर्ट का जो फैसला आया उससे लेकर सभी छात्र नेताओं में रोष है। ऐसे में सभी महाविद्यालय में आज जगह जगह तालाबंदी की जा रही है। कंचाक महाविद्यालय में सुबह ही छात्र नेताओं द्वारा मुख्य गेट सहित अन्य जो परिसर है उनमें तालाबंदी की गई। साथ ही प्रदेश सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह के विरोध में नारेबाजी की गई। दीपक, क्योंकि कर्णप्रयाग महाविद्यालय के जो छात्र नेता हैं उन्होंने महाविद्यालय के गेट पर ही ताला लगा दिया, गेट पर बैठ गए, प्रदर्शन किया, नारेबाजी, जैसा आपने बताया नारेबाजी भी की। कब तक इनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा? क्या आने वाले समय में अगर छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो प्रदर्शन को और धार देने की कोशिश, आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा? ये जिस प्रकार से छात्र नेताओं का कहना है कि जो छात्र राजनीति है वो एक राजनीति का प्रथम तल है, इसी के चलते जो भविष्य में आने वाले समय में एक नेता तैयार होता है। लेकिन जो प्रदेश सरकार है, जो उच्च शिक्षा मंत्री है, वो छात्र संघ चुनाव कराने के लेकर एक गंभीर नहीं है। ऐसे में छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक छात्र चुनाव की अधिसूचना या चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जाती है तो लगातार यहाँ पर आंदोलन उनका जारी रहेगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन या यूनिवर्सिटी प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी, इस प्रकार से कुछ दिन पहले यहाँ पर जो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है उनका बयान आया था कि उनके द्वारा यहाँ पर सभी जो विश्वविद्यालय के कुलपति को नोटिस दिया गया कि समय पे छात्र संघ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में अब छात्र कुलपति या जो अन्य महाविद्यालय है उनका कहना है कि जो सरकार, यानी दीपक, जिस तरह से छात्र संघ चुनाव ना कराए जाने को लेकर जो छात्र नेता है उनके बीच गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब कब आखिर छात्र संघ चुनाव कराए जाते हैं या आने वाले समय में आंदोलन कितना उग्र रूप लेता है वो देखना अहम होगा। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं उपनल कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार धूल झोंकने का काम कर रही है, क्योंकि राज्य में अलग अलग विभागों में एक तरफ 50,000 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ जब उपनल कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई जीत कर आते हैं तो फिर राज्य सरकार उन्हें नियमित करने के बजाय पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी में जुटी हुई है, जो सरकार के दोहरे चरित्र को बताता है। आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। लगातार उपनल कर्मियों के सामने तो उनकी शुभचिंतक बनने का नाटक नौटंकी चल रहा है, लेकिन वो जब सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आ जा रहे हैं तो उनको रेगुलर करने से मना कर रही है और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी हो रही है। प्रदेश में इस समय 50,000 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। क्यों नहीं भरते आप इन उपनल कर्मचारियों से? क्यों नहीं नियमित करते आप इनको? इसका मतलब आप सिर्फ गाजर देने में माहिर हैं, केवल जुमले देने में माहिर हैं और युवाओं को आपने ठगने का काम किया है। पिछले 7-7.5 सालों से हम देख रहे हैं कि उपनल कर्मियों और राज्य सरकार के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है, उनको कोर्ट जाने पर मजबूर इसी सरकार ने किया। कोर्ट जाने के बाद जब वो अपने हक में फैसला लेकर आ गए हैं तो अभी भी टालमटोल चल रहा है। ईश्वर जाने की सरकार की मंशा आखिर है। वहीं इन दिनों हरिद्वार में वार्षिक गंगा बंदी चल रही है, जो छोटी दीपावली तक चलेगी। इस बीच गंगा के बंद होने के चलते हजारों टन कूड़ा गंगा में दिखाई दे रहा है, जिसकी सफाई के लिए तमाम सामाजिक संगठन आगे आकर गंगा साफ कर रहे हैं। इसी बीच हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा में उतरकर लोगों को जागरूक करने के लिए 1 घंटा श्रमदान कर गंगा की सफाई की। आपको बता दें कि दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ हरिद्वार सांसद गंगा सफाई को गणेश घाट पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ हरिद्वार विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जो संगठन का जिला है हमारा हरिद्वार जिला, हमारे वहाँ के जिला के अध्यक्ष जी संदीप जी, यहाँ के विधायक मदन जी और आदेश चौहान जी और पूरी टीम, हमारे ब्लॉक प्रमुख जो है, प्रमुख कार्यकर्ता, गंगा की सफाई का हम लोगों ने तय किया कि एक बार स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए 1 घंटे का सफाई अभियान गंगा जी में चलाया जाए। उसी निमित्त आज यहाँ पर सफाई हो रही है। हमें चाहते हैं कि जनता की जो जागरूकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराई है और एक आज स्वच्छता लोगों के दिनचर्या में आया है,
ये लगातार बना रहे, क्योंकि ये सतत बना रहेगा तभी हमारा जो स्वच्छता का लक्ष्य है कि लोग निरोग हों, लोग स्वस्थ रहें, तो तभी वो पूरा हो सकता है। तो आज सांसद जी के नेतृत्व में गंगाबंदी के दौरान एक स्वच्छता अभियान जो सांसद जी ने आह्वान किया था, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस अभियान में लगे हैं और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता अब अपने क्षेत्रों में भी जहां जहां उनके निवास है, वहां जहां वार्डों में ये अपर गंगा कैनाल उनके क्षेत्र में पड़ती है, वहां भी सबको जुटने का आह्वान किया था और सभी क्षेत्रों में भी कॉलोनी वासियों की मदद से लगे हुए। आज भारतीय जनता पार्टी अलग से यहाँ स्वच्छता अभियान चला रही है। आदरणीय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं, जुटे। खबर रुड़की से है, जहां जिलाधिकारी हरिद्वार के दिशा निर्देश पर ड्रग विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस टीम के साथ मिलकर क्षेत्र के मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल स्वामियों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि पिरान कलियर क्षेत्र से लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में उन्होंने औचक निरीक्षण किया और मेडिकल स्टोरों की जांच की, जिसमें फार्मासिस्ट मौके पर मिले हैं और सीसीटीवी कैमरे भी पाए गए हैं। साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर भी सभी को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं और दवाइयों के बिल रखने को भी कहा गया है। कुछ शिकायत आई थी, उनके द्वारा कहा गया था कि एक संयुक्त निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिकल स्टोर हैं जिनकी शिकायतें आई हैं, तो उनके साथ आज मेरे द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं। हालांकि अभी तक जितने मेडिकल स्टोर चेक किए उन पर सारा जो भी है फार्मासिस्ट मिले और कैमरे उनके लगे हुए हैं और कुछ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के मैंने उनको आदेश दिए हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं मेडिकल जो अभी भाग गए हैं, तो पुनः जो है उनके निरीक्षण किए जाएंगे और लगातार जारी रहेगा। और जो है अगर इस तरीके से अगर कोई दवाइयों का मिसयूज करता है तो उसमें निश्चित ही कार्रवाई होगी और पुलिस हमेशा जो है अलर्ट रहती है इस चीज़ के लिए। अगर उन्हें देर करके कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है तो मैं। खबर चंपावत से है, जहां चलथी थाना में मोड़ी के पास खाई में गिरे युवक को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है। एसडीआरएफ की टीम ने देर रात घनघोर अंधेरे में लगभग 100 मीटर नीचे खाई में उतरकर युवक को रोप की मदद से रेस्क्यू किया। युवक को रेस्क्यू करने के बाद उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। खबर रुड़की से है, जहां शहर के एक व्यापारी के नाम से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को पटाखा व्यापारियों के खिलाफ कुछ शिकायतें डाक के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा भेजी गई। वहीं मामले में जांच हुई, जिसके बाद व्यापारी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में व्यापार मंडल पदाधिकारियों, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि रुड़की के रामनगर चौक स्थित एक निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए व्यापारी देशबंधु गुप्ता ने इस दौरान बताया था कि उनके नाम से नगर के थोक पटाखा व्यापारियों के खिलाफ 19 अलग अलग डाक कई विभागों के अधिकारियों को भेजे गए हैं, जिसमें जांच के लिए उनके घर एक पत्र आना शुरू हुआ तो उन्हें मामले की जानकारी हुई। जो भी आदमी व्यापारियों की शिकायत कर रहा है, एक तो व्यापारी नहीं है और ना ही शहरवासी है, क्योंकि शिकायत करना एक अलग तरीका है। आपको किसी से कोई दिक्कत है, आप पर्सनल अपने से कीजिए, लेकिन आप देशबंधु जी का नाम यूज कर रहे हैं। आप देखिए स्टेडियम के अंदर फुटकर छोटे छोटे व्यापारी हैं, 100 के 100 व्यापारियों के अंदर गुस्सा है। कल को खुदा न खास्ता भगवान न करे ये भी अपना दुकान वहां लगाते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो इसका जिम्मेदार होगा कौन? माना देशबंधु जी के साथ कोई हादसा हो जाए गुस्से में, तो कौन जिम्मेदार है? और देशबंधु जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन लगाई ही नहीं है पूरे एरिया में, तो क्या ये साजिश है? और जो हमारे सामने आया है कि व्यापार मंडल है, आज ये प्रेस वार्ता करी है, मैंने करी है, अपने दुखी मन से की है। लगभग 30 वर्ष मेरे को इस समाज के अंदर कार्य करते हुए हो गए हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा ये 37 पत्र
मेरे नाम से सरकारी विभागों में डाले गए, मुझे बदनाम कर। खबर देहरादून से है, जहां थाना क्लेमेंटाउन क्षेत्र में चोरी के 2 आरोपी युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 10 लैपटॉप 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इसके संबंध में एसएसपी देहरादून ने बताया कि मोबाइल लैपटॉप चोरी के एक मामले के संबंध में 2 संदिग्ध युवकों से जब पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि ये दोनों ऐसे क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं जहां स्टूडेंट्स रहते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में चोरी करते थे। इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि किन किन जगहों पर इससे पहले भी वो चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।